नमस्कार, मैं विभा कुमारी पीएसजे कॉलेज राजनगर रूम नंबर 1 से अपने क्लास के लिए उपस्थित हूँ और मेरे छात्र भी उपस्थित हैं। वेलकम प्रेमचंद। हम लोगों ने अभी कल की क्लास में पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड के नामकरण की समस्या। इस पर हमने विचार किया था और इसी क्रम में आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य के विविध रूपों का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय ही हमारे पाठ्यक्रम में लगा है, क्योंकि यदि हम आदिकालीन साहित्य के समस्त रूपों पर अध्ययन करें तो यह बहुत विस्तृत साहित्य है और बहुत ही विस्तार की मांग करता है, परंतु अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हम इनके संक्षिप्त परिचय पर ही जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकालीन प्रवृत्तियों के ऊपर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पूर्व की क्लासेस में बताया था, अपने पहले की क्लासों में बताया था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में विविध रूपों का साहित्य उपस्थित है और उसमें जो वीर गाथा साहित्य है वह एक प्रमुख रूप है आदिकालीन साहित्य का, और इसी कारण से उसे रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। तो जब हम प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो समग्र साहित्य का हम उसमें समावेश करते हैं। तो इस युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनको पहले हम बिंदुवार रूप में जानेंगे और फिर हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिंदुवार रूप में उसको जानने के लिए हम जो प्रमुख बिंदु देखते हैं उसमें सर्वप्रथम युद्धों का सजीव चित्रण हुआ है और कल्पना की अधिकता है, यानी वास्तविकता की तुलना में वहाँ कल्पना की अधिकता है और राष्ट्रीयता का अभाव है। मैंने शुरू में ही कहा कि अभी मैं बिंदुवार आपको पहले प्रवृत्तियां बताऊंगी, उसके बाद मैं उसको विस्तार करूंगी। तो इसी क्रम में जो प्रमुख प्रवृत्ति आगे है उसमें फिर है आश्रयदाताओं की प्रशस्ति, रासोग्रंथ लेखन की परंपरा और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। रासोग्रंथ लेखन की परंपरा थी, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग था, कल्पना की अधिकता थी। इसके अतिरिक्त प्रबंध एवं मुक्तक काव्य दोनों ही लिखे जा रहे थे। फिर प्रकृति का चित्रण दिखाई नहीं देता, यानी आदिकालीन साहित्य में प्रकृति चित्रण या जन समाज का चित्रण हमें उसमें दिखाई नहीं देता है। हमें वहाँ पर ऐतिहासिकता की भी कमी दिखाई देती है। मुख्य रूप से आश्रयदाताओं की प्रशस्ति पर विशेष बल है। आगे चलकर इनकी इस साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती है उसमें संदेह, रचनाओं की प्रामाणिकता को लेकर संदेह है। रचनाओं की प्रामाणिकता में संदेहात्मकता है। प्रेमचंद का प्रश्न आया है कि प्रवृत्ति क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रेमचंद, और पहले भी मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि प्रवृत्ति के यदि हम मूल अर्थ पर जाएं, शाब्दिक अर्थ पर जाएं, तो प्रवृत्ति का अर्थ होता है स्वभाव। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है उसी प्रकार साहित्य का भी स्वभाव होता है। तो जब हम किसी काल विशेष के साहित्य को पढ़ते हैं तो हम उसमें तलाश करते हैं कि इस युग विशेष में या इस कालखंड में जो साहित्य लिखा गया है उसका स्वभाव किस प्रकार का है, या उसमें किस प्रकार का लक्षण हमें दिखाई पड़ता है, किस प्रकार के विषयों की हमें अधिकता दिखाई देती है। सरल शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि हमें किसी कालखंड के साहित्य में कौन सी विशेषताएं अधिक दिखाई देती है। तो प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ स्वभाव है, और इसीलिए जब हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति की बात करेंगे तो आदिकालीन साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं प्रेमचंद का उत्तर देने लग गई थी, तो इससे मैं जिन प्रवृत्तियों को मैं पहले बोल रही थी एक बार थोड़ा सा संक्षेप में दोहरा देना चाहूँगी कि युद्धों पर बल है, इसलिए युद्धों का सजीव चित्रण है।
कल्पना की अधिकता है, राष्ट्रीयता का बोध वहाँ पर नहीं है, राष्ट्रीयता का अभाव दिखाई देता है, आश्रयदाताओं की प्रशस्ति दिखाई देती है, रासो ग्रंथ लेखन की प्रमुखता दिखाई देती है, वीर और श्रृंगार रस का चित्रण प्रमुख रूप से दिखाई देता है। तत्पश्चात हमें प्रबंध और मुक्तक साहित्य दिखाई पड़ते हैं, प्रबंध लेखन और मुक्तक लेखन दोनों प्रकार का साहित्य वहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग है। रचनाओं की प्रामाणिकता को लेकर संदेहात्मकता की स्थिति है, यानी रचनाओं में संदेहात्मकता भी आदिकालीन साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। और इस युग की जो एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, एक विशेष प्रवृत्ति है, वो है कि काव्य कल्प का सुंदर प्रयोग। यानी अभी मैं कह रही थी कि जनसंपर्क की कमी है, प्रकृति चित्रण का अभाव है, ऐतिहासिकता का अभाव है, परंतु जो इसका अच्छा पक्ष है वह है कि काव्य कल्प का सुंदर प्रयोग है। यानी इस युग के साहित्य में हम विषय पक्ष की तुलना में शिल्प पक्ष को अधिक सशक्त पाते हैं। शिल्प पक्ष प्रमुख है और लगभग बहुत सारे सुंदर छंदों का प्रयोग दिखाई देता है, जिसमें दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, रोला, छप्पे, कुंडलिया, यानी ये जितने महत्वपूर्ण छंद हैं उन छंदों का प्रयोग हमें आदिकालीन साहित्य में दिखाई देता है। यानी हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति में भाव पक्ष की तुलना में शिल्प पक्ष प्रबल है। अब मैं एक एक करके इन समस्त बिंदुओं को विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि युद्धों का सजीव चित्रण है, तो वह एक ऐसा कालखंड था जहाँ पर अधिकतर कवि राज्याश्रित कवि थे, और इसीलिए कल भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ग्रियर्सन ने और राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल भी कहा, क्योंकि चारण कवियों की प्रमुखता थी। चारण कवि मुख्य रूप से राजा के मित्र होते थे, राजा के यहाँ वो आश्रय ग्रहण करके रहते थे और राजा की वीरता का वो बहुत वर्णन करते थे। और हमारा देश उस समय छोटे छोटे सूबों में बटा हुआ था और वहाँ पर बहुत अधिक युद्ध का वातावरण था। यानी जो बाह्य आक्रमणकारी थे वो उन राजाओं के आपसी कलह का हम कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे सूबे थे वो आपस में एकजुट नहीं थे, और जिसके कारण बाह्य आक्रमण बार बार होता था। और जितने भी राज्याश्रित कवि होते थे वो इन युद्धों का सजीव वर्णन करते थे, और इन सजीव वर्णन में क्या करते थे कि राजा की वीरता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। तो युद्धों का सजीव वर्णन इस रूप में हमें आदिकालीन साहित्य में दिखाई देता है। कल भी मैंने आप लोगों को कुछ प्रमुख वीरगाथा काव्यों का नाम बताया था। आज थोड़ा सा मैं उनको दोहरा देना चाहूँगी, जैसे कि पृथ्वीराज रासो का चंदवरदाई, और इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। तो चंदवरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है, या फिर दलपति विजय का जो खुमान रासो है, या फिर नरपति नाल का विशलदेव रासो है, तो इन तमाम ग्रंथों में हमें युद्धों का सजीव चित्रण है। और युद्धों के सजीव चित्रण के साथ ही मैंने एक प्रवृत्ति बताई कि कल्पना की अधिकता है, अर्थात वास्तविकता की तुलना में वहाँ पर कल्पना की भरमार है। यानी हम जैसे जैसे आदिकालीन साहित्य की से लेकर आधुनिक साहित्य की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, त्यों त्यों हम पाते हैं कि कल्पना की तुलना में यथार्थ की ओर हम यात्रा करते हैं। और यह हमारे साहित्य के कालखंड का प्रथम कालखंड है, और यहाँ पर कल्पना की अधिकता है। और देश हमारा छोटे छोटे सूबों में बटा हुआ था, और इन सूबों के जो राजा थे उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती नहीं थी, और जिसका लाभ बार बार बाह्य आक्रमणकारी उठाते थे। और इस प्रकार से जो युद्ध की स्थिति थी वो लगभग हर समय बनी होती थी, और उसमें कभी अपने अपने राजाओं की प्रशंसा करते रहते थे, जिसमें वास्तविकता से अधिक कल्पना का चित्रण होता था। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि वहाँ ऐतिहासिकता का अभाव है, अर्थात हम जिन राजाओं की वहाँ पर हम प्रशंसा देख रहे हैं या जिन राजाओं की वीरता का वर्णन पढ़ रहे हैं उसमें ऐतिहासिकता का अभाव है, उसमें कल्पना का अधिक समावेश है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो की ही यदि हम बात करें तो राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है यह, परंतु उसमें भी तिथि इत्यादि का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें पाते हैं कि उसमें तथ्यों में
बहुत गड़बड़ी है, अर्थात उसमें तथ्यों का अभाव है, इसीलिए ऐतिहासिकता का अभाव है। यानी इतिहास ने जो तिथियां बताई हैं उसके साथ इसकी बहुत अच्छी मेल नहीं बैठती है। तो ऐतिहासिकता का अभाव है, कल्पना की अधिकता है और यथार्थ का अभाव है और राष्ट्रीयता का अभाव है। फिर यानी ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं कुल मिलाकर के आपस में ये सभी जुड़ी हुई हैं। तो आश्रयदाताओं की प्रशस्ति बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जो आश्रित कवि होते हैं, राजाश्रित कवि होते हैं, वो राजा की प्रशस्ति करते हैं, राजा की प्रशंसा करते हैं और उस प्रशंसा में अतिशयोक्ति भी होता है। और इसीलिए रासो ग्रंथ लेखन की परंपरा है। यहाँ पर रासो ग्रंथ में मुख्य रूप से राजा की वीरगाथा का ही चित्रण होता है और राजा की वीरगाथा का चित्रण इन रासो काव्यों में लिखे जाने की एक परंपरा निर्मित हो गई थी और लगभग जितने भी राजाश्रित कवि थे वो अपने अपने राजाओं की प्रशंसा इन रासो ग्रंथ लेखन में लिख रहे थे। और फिर डिंगल और पिंगल भाषा जो है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विषय के साथ शिल्प कहीं न कहीं जुड़ा होता है। तो जो डिंगल भाषा है वो मुख्य रूप से वीर रस के चित्रण में प्रयोग होता है और जो पिंगल भाषा है वो मुख्य रूप से श्रृंगार के चित्रण में प्रयोग होता है। तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि वीर और श्रृंगार रस प्रमुखता से चित्रित हो रहे थे, यानी इनके अतिरिक्त अन्य रसों का अभाव था। ये दोनों रस ही आदिकाल में प्रमुखता से चित्रित हो रहे थे और इसीलिए डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हो रहा था। इसके साथ साथ प्रकृति चित्रण साहित्य में दिखाई नहीं देता है और प्रकृति चित्रण का तो अभाव था ही, आम जन की उपस्थिति भी वहाँ पर नहीं है। यानी वहाँ राजा है, आक्रमणकारी है, राजा की सेना है, राजा के सिपाही हैं और ये उनके कवि मित्र हैं। तो इसलिए वहाँ पर जनता नहीं है, समाज नहीं है। कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आदिकालीन साहित्य में जब हम वीर गाथा साहित्य को देखते हैं तो वहाँ पर हमें लोक का, जनसंपर्क का अभाव जब हम लौकिक साहित्य का समावेश कर भी लेते हैं तब भी जो उसकी मात्रा है, हम कह सकते हैं कि यदि अपेक्षाकृत हम इन सभी साहित्य को नापते हैं या इनका अनुपात जब हम बिठाते हैं तो उसमें लोक की उपस्थिति बहुत शून्य है, शून्य के बराबर है, लगभग न्यूनतम है। इसीलिए वहाँ पर जनसंपर्क का अभाव माना गया है और ऐतिहासिकता का अभाव तो है ही। फिर रचनाओं को लेकर संदेहात्मकता की स्थिति है, यानी जितने भी ये रासो ग्रंथ हैं उनकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो जब चंद्रवरदायी ने लिखा तो उसमें भी एक प्रसंग आता है जहाँ पर वो राजा के साथ युद्ध में जाते हैं और अपनी जो पुस्तक है वो अपने बेटे को सौंप जाते हैं कि आगे का कार्य वह करे। तो इसी तरह से जितने भी रासो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की प्रामाणिकता को लेकर और उनके कवि, हम जिन कवियों को जान रहे हैं उनके कवि हैं क्या वास्तव में वही कवि हैं, अर्थात इन ग्रंथों की प्रामाणिकता को लेकर संदेहास्पद स्थिति है, यानी उन रचनाओं को लेकर संदेहात्मकता है। परंतु ये भाव पक्ष की कुछ कमज़ोर स्थितियां हैं आदिकालीन साहित्य की, जहाँ पर राजा की प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण और श्रृंगार का चित्रण, उसमें भी राजा के ही प्रेम का चित्रण है। और ज़्यादातर रासो ग्रंथों में ऐसा ही दिखाया गया है कि राजा पहले युद्ध करता है और फिर जहाँ वह विजय प्राप्त करता है वहाँ के राजा की पुत्री से वह विवाह करता है। अधिकतर उनकी वीरता और उनके प्रेम का चित्रण इन रासो ग्रंथों में हमें दिखाई देता है। परंतु इस आदिकालीन साहित्य का जो सबल पक्ष है, जिसके कारण हम उसकी इस प्रवृत्ति को सराह सकते हैं, वो है इसका सबल पक्ष, शिल्प पक्ष। यानी वहाँ पर अलंकारों का, छंदों का सुंदर प्रयोग हुआ है और उन कवियों की कला से हम प्रभावित होते हैं। और यह एक खास बात है कि जहाँ कहीं भी राज्याश्रित कवि होते हैं वहाँ पर कला पक्ष प्रबल हो जाता है। राज्याश्रित कवि होने पर कला, क्षमा चाहती हूँ, बीच में कॉल आ जाने की वजह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हुई, थोड़ी सी बाधा आई और बीच में मेरी व्याख्या रुक गई। तो मैं यह कहना चाह रही थी कि आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को जब हम देखते हैं और इसमें हम जब विषय की सीमितता पर प्रश्न करते हैं
रस की सीमितता पर प्रश्न करते हैं, लोक का अभाव है, ऐतिहासिकता का अभाव है, प्रामाणिकता का अभाव है। इन तमाम भाव पक्ष से जुड़े बिंदुओं पर हमें प्रश्न करने का मन करता है और हमें लगता है कि ये आदिकालीन जो साहित्य है वो कहीं न कहीं एक खास वर्ग का साहित्य है, राजाओं का साहित्य है, उच्च वर्ग अभिजात्य वर्ग का साहित्य है। तो आम जन से कहीं न कहीं यह बहुत दूर का साहित्य है। तो शिल्प पक्ष जो प्रबल है वह भी एक तरह से अभिजात्य का ही गुण है। तो इसकी सकारात्मकता यह है कि जो हमारे कवि थे उनकी जो कला थी वो कला हमें प्रभावित करती है। परंतु यहाँ भी निर्बल पक्ष यही है कि चूंकि वह अभिजात्य का साहित्य है और वहाँ पर लोक का अभाव है, लोक से उसका कोई संपर्क नहीं है और शायद यही कारण है कि वहाँ शिल्प पक्ष पर इतना अधिक बल है। क्योंकि ज्यों-ज्यों साहित्य अभिजात्य के घेरे को तोड़ता जाता है त्यों-त्यों उसमें विषय की अधिकता होती जाती है और उसका शिल्प पक्ष कमज़ोर होता जाता है। क्योंकि अभिजात्य और लोक दो अलग अलग धुरी में रहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले की कक्षाओं में बताया था कि जो अभिजात्य है वह उच्च वर्ग का प्रतीक है और जो लोक है वो कृषि और श्रम आधारित जो समाज है उसका प्रतीक है। तो ज्यों-ज्यों अभिजात्य अपने दायरे को तोड़ता है त्यों-त्यों साहित्य लोक की तरफ यात्रा करता है और ज्यों-ज्यों साहित्य लोक की तरफ यात्रा करता है त्यों-त्यों साहित्य में शिल्प पक्ष कमज़ोर होता है। तो आदिकालीन साहित्य चूंकि ये अभिजात्य वर्ग का साहित्य है और यहाँ राजाओं का वर्णन है, उसकी वीरता का वर्णन है, राजाओं की प्रशस्ति है और सबसे प्रमुख बात कि राज्याश्रित कवि हैं। और जब राज्याश्रित कवि होंगे तो वहाँ पर उनकी कला का प्रदर्शन एक प्रमुख बिंदु हो जाएगा। क्योंकि यदि कवि कला का प्रदर्शन नहीं करेगा तो हो सकता है कि राजा उसको अपने आश्रय से ही हटा दे। क्योंकि राजा उसको अपने आश्रय में इसीलिए रखता है, दो कारणों से रखता है। एक तो उसकी कलाकारी के कारण और दूसरे वह राजा के लिए अच्छी बातें कहता है। ये दो प्रमुख कारण हैं चारण कवियों को, राजाश्रित कवियों को आश्रय देने का। तो आदिकालीन साहित्य में हमें ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं और आदिकालीन साहित्य के हम जिन भी साहित्य का उदाहरण लें तो ये प्रमुख कमियाँ हैं। क्योंकि वहाँ जो लोक साहित्य है वह बहुत ही सीमित मात्रा में। इसके अतिरिक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि आदिकालीन जो साहित्य है वह एक विविधतापूर्ण साहित्य है। यानी वहाँ पर अलग अलग प्रकार के साहित्य हैं और ये अलग अलग प्रकार के साहित्य हमें तब प्राप्त होते हैं जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए विभाजन के दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मूल्यांकन को हम देखते हैं जहाँ पर उन्होंने संस्कृत कवियों को, पाली कवियों को, प्राकृत के कवियों को, अपभ्रंश के कवियों को, जैन कवियों को, सिद्ध कवियों को, नाथ कवियों को, सबको जब वो आदिकालीन साहित्य के दायरे में लेते हैं लोक साहित्य को, तब जाकर के जो आदिकालीन साहित्य का एक रूप तैयार होता है, एक स्वरूप तैयार होता है, उसमें जाकर के हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि साहित्य जो है वह विविध रूपी साहित्य है। और आज इन आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों के साथ साथ मैं आपको इस बहुरूप साहित्य पर संक्षेप में बात करूंगी। क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें आदिकालीन साहित्य का परिचय, संक्षिप्त परिचय है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे जैन साहित्य पर। हमारे आदिकालीन साहित्य में जो अपभ्रंश साहित्य है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जैन साहित्य का है और जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है और जिन का अर्थ होता है जिसने सांसारिक आकर्षणों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वो जिन कहलाता है। और जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं या जिन साहित्य का जो आरंभ होता है वो जिन ऋषभदेव मुनि से होता है। जिन ऋषभदेव मुनि इसके एक तरह से प्रवर्तक हैं या आरंभकर्ता हैं और उन्होंने जो जैन साहित्य लिखा है वो हमारे आदिकालीन साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ऋषभदेव जिन ने जिस जैन साहित्य की शुरुआत की वह हमारे आदिकालीन साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जैन साहित्य हमें जैन धर्म यदि हम कहें तो इसका जो व्यवस्थित रूप, हमें क्रमबद्ध रूप किसी ने दिया आगे चलकर, तो वो है भगवान महावीर।
यानी जिन ऋषभदेव ने जो एक शुरुआत की थी जैन साहित्य की, और उसे एक मार्ग देने का, एक पंथ के रूप में, एक धर्म के रूप में आगे व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय भगवान महावीर को जाता है। तो जैन धर्म दो भागों में बंटता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो दिगंबर जैन साहित्य मुख्य रूप से अपभ्रंश भाषा में रचित है। और अपभ्रंश भाषा, जिसके बारे में कल मैंने आप लोगों को कहा था कि जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी कहते हैं, तो बहुत किताबों में आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि जो दिगंबर जैन साहित्य है वो पुरानी हिंदी में है, पुरानी हिंदी में है अर्थात वो अपभ्रंश में है। और जो श्वेतांबर जैन साहित्य है उसका अधिक भाग पुरानी गुजराती में लिखा गया। अब यह देखिए कि दोनों शब्दों के साथ पुरानी शब्द आ रहा है, पुरानी हिंदी और पुरानी गुजराती। यानी हमारी भाषा जब अपभ्रंश में लिखी जा रही थी या जब अपभ्रंश साहित्य में आकार ले रहा था, ऐसा नहीं है कि अपभ्रंश हमारे जीवन में नहीं था। लेकिन हम चूँकि अभी साहित्य के इतिहास पर बात करें, क्योंकि जब हम भाषा का इतिहास पढ़ेंगे तब हम उन भाषाओं को अलग नज़रिए से भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब भाषा की यात्रा संस्कृत से अपभ्रंश की ओर करते हैं तो हमें यह दो तरफा भी दिखाई देता है। क्योंकि संस्कृत नाटकों में भी हमें ऐसे बहुत से संवाद दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर महिलाओं द्वारा या अशिक्षित पात्रों द्वारा अपभ्रंश के संवाद लिखे गए हैं, पाली के और प्राकृत के संवाद लिखे गए हैं। तो चूँकि अभी हम साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो अभी हम सिर्फ भाषा को साहित्य के संदर्भ में ही जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो जो श्वेतांबर जैन साहित्य पुरानी गुजराती में लिखा हुआ माना जाता है और दिगंबर जैन साहित्य जो पुरानी हिंदी में लिखा जाता है, तो मूल रूप से ये अपभ्रंश भाषा ही है और इसीलिए इसको हम आदिकालीन साहित्य का प्रमुख साहित्य मानते हैं। इन जैन ऋषियों ने हमारे आदिकालीन साहित्य को समृद्ध किया है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको एक सांप्रदायिक साहित्य मान करके उसको साहित्य की परिधि में नहीं लाते थे, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रमुख साहित्य माना, क्योंकि यदि हम जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का अध्ययन नहीं करते हैं तो हम आदिकालीन साहित्य को पूर्णतया नहीं जान पाते हैं। तो इन जैन कवियों में जो प्रमुख जैन मुनि हुए हैं और जिन्होंने प्रमुख रचनाएं दी हैं, उनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे कि स्वयंभू हुए। स्वयंभू ने पौमचरी, क्षमा चाहती हूँ, बीच में कोई कॉल आ जाता है तो हमारी क्लास बाधित हो जाती है। स्वयंभू हुए जिन्होंने पंचमी चरियु, पौम चरियु और स्वयंभू छंद की रचना की और यह साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य का प्रमुख भाग माना जाता है। इसी तरह से देवसेन हुए जिन्होंने दर्शन सार और नाय चक्र की रचना की। इसी तरह से पुष्पदंत हुए जिन्होंने महापुराण, नाय कुमार चरियु, जसहर चरियु इनकी रचना की। इसी प्रकार से धनपाल हुए जिन्होंने भविष्यत कहा। प्रबंध मेरुतुंग हुए जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। योगेंद्र हुए जिन्होंने योगसार की रचना की। तो हमारे पास बहुत सारे जैन मुनि हैं जिन्होंने लिखा। उन्होंने तो अपने जैन धर्म के लिए, उनके लिखने का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार ही था, परंतु वह हमारे आदिकालीन साहित्य का प्रमुख भाग बनकर आता है, महत्वपूर्ण भाग बनकर आता है। मुनि राम सिंह हुए जिन्होंने पाहुड़ दोहा लिखा। इसी तरह से अनेक जैन मुनि हुए जिन्होंने जो साहित्य लिखा वो समग्र साहित्य हमारे आदिकालीन साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह से जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा थी, बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा ने जो साहित्य रचा वही मुख्यतः सिद्ध साहित्य है। और इन सिद्धों ने जो साधनाएं की थी उन साधनाओं को मुख्य रूप से इनके वज्रयानी शाखा की विशेषता मानी जाती है। और इनके जो सिद्धों के साधना के केंद्र थे वो प्रमुख रूप से बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में और असम में थे। और इन सिद्धों ने बौद्ध धर्म के नियमों से लगभग विपरीत जाकर अपनी साधनाएं की हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें से अब तक 26 सिद्धों को प्रामाणिक माना गया है। यानी उन 26 ऐसे नाम हैं जिनको माना जाता है कि ये प्रामाणिक सिद्ध कवि थे
लेकिन अनुमानतः उनकी संख्या सिद्धों की संख्या अनुमानतः 84 मानी जाती है, जिनमें से 26 सिद्धों को प्रामाणिक माना जाता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की कक्षा में बताया था कि जिसे हम हिंदी का पहला कवि कहते हैं सरहपा को, वह भी वास्तव में एक सिद्ध कवि थे। अब इन सिद्धों की जो साधनाएं थीं उनमें प्रमुख रूप से लोक में वर्जित, समाज में वर्जित जो मान्यताएं हैं उन्हीं का प्रयोग होता था। जैसे कि बौद्ध धर्म जो है वो दुख पर आधारित दर्शन था और बौद्ध धर्म सांसारिक भोग विलास का त्याग करता था, यहाँ तक कि संसार के साधारण से साधारण भोग का भी वह त्याग करता था। परंतु सिद्धों की साधना में भोग चरम पर पहुंच गया था, वहाँ पर तमाम निंदनीय कार्य किए जा रहे थे। अर्थात समाज में जिन कार्यों की निंदा होती है, जिन कार्यों को त्याज्य माना जाता है, सिद्ध ऋषि मुनि उन्हीं कार्यों को अपनी साधना कहते थे। और इस तरह की जो उनकी साधनाएं थी जिनमें वो महामुद्रा साधना जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिसे हमारा समाज निंदित मानता था। परंतु सिद्ध ऋषियों का यह तर्क था कि जिस प्रकार से विष के सेवन से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, परंतु यदि वैद्य उचित मात्रा में किसी बीमारी में विष का प्रयोग करवाते हैं तो जीवन की रक्षा भी होती है, उसी रूप में इन लोगों ने उन त्याज्य और वर्जित कार्यों को स्वीकार माना था और उसे अपनी साधना का अंग बताया था। उसमें जो एक तिलोपा नाम के सिद्ध कवि हुए, उन्होंने कहा कि जिमी विष भखई विषही पलुत्ता तिमी भव भुंजय भुवनिहि जुत्ता। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार विष का असर विष से ही समाप्त होता है, यानी जिस प्रकार यदि विषैला तत्व शरीर में चला जाए तो उसको ठीक करने के लिए विष का ही प्रयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार इन सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठने के लिए भी सांसारिक वासनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो यह सिद्ध कवियों का अपना तर्क था और सिद्धों ने तमाम त्याज्य और तमाम वर्जित, मद्यपान करना और मांस खाना और स्त्रियों के साथ संबंध बनाना, अर्थात उनके यहाँ वर्जित सामाजिक जो वर्जनाएं हैं उनको तोड़ा गया था और एक तरह से उसके चरम पर पहुंचा गया था। बौद्ध धर्म का जो मार्ग है, जहाँ पर हमें बहुत सारा संयम सिखाया जाता है, परंतु सिद्धों ने उन संयम का त्याग किया था और उसे अपनी साधना का मार्ग बताया था। तो इन 84 सिद्धों में सरहपा, तिलोपा, कन्हपा, जालंधरपा इत्यादि प्रमुख नाम हैं और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख रूप से दोहे हैं और पद हैं। तो इन दोहों के रचयिता भी सरहपा, तिलोपा, कन्हपा यही लोग माने जाते हैं और इनके द्वारा, सिद्धों के द्वारा जो रचित पद हैं उन पदों की संख्या 50 मानी जाती है। सिद्धों की साधना जब अति पर पहुंच जाती है और हर अति का एक अंत होता है, तो सिद्धों की साधना का अंत नाथ मार्ग में होता है और इन नाथ पंथियों का जो साहित्य है वो नाथ साहित्य कहलाता है और नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। नाथ पंथ को अवधूत पंथ और योग पंथ, अवधूत पंथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है और नाथ पंथ ने समाज के हितकारी कार्यों का समर्थन किया। उन्होंने इन वर्जित मार्गों का अस्वीकार किया। नाथ पंथ इसीलिए एक दोहा प्रमुखता से प्रयोग की जाती है कि भाग मछिंदर गोरख आया, क्योंकि जो मछेंद्र नाथ थे वो गोरखनाथ के गुरु थे और मछेंद्र नाथ भी सिद्ध मुनि थे और सिद्ध मुनि होने के कारण वो महामुद्रा साधना, मद्यपान करना, मांस भक्षण करना इत्यादि वर्जित चीज़ों का प्रयोग करते थे। परंतु जब गोरखनाथ ने इन सब का विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमें संयम रखना चाहिए, हमें लोक हितकारी कार्य करने चाहिए और इस प्रकार से उन्होंने नाथ पंथ की नींव रखी। गोरखनाथ कहते हैं कि
मुनि होई जो भखै निंदा मद्य निंदा भखै मद्य मांस और भांग निंदा मुनि होय जो निंदा झखे मद्य मांस और भांग भखे इको तरी कर पुरखा नरक ही जाय सत सत भाकंती गोरख राय। तो गोरखनाथ ने इन तमाम विकृतियों का विरोध किया और इन विकृतियों का विरोध करके उन्होंने समाज हितकारी सदाचरण पर बल दिया। गोरखनाथ ने जो साहित्य लिखा वही मुख्य रूप से गोरखपंथ का वहाँ से हम मानते हैं, क्योंकि जो प्रवर्तक हैं गोरखनाथ नाथ मार्ग के नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं और नाथों की संख्या मुख्य रूप से 9 मानी गई है। इनमें अधिकतर सिद्ध मुनि ही हैं, यानी जो सिद्ध मुनि थे उनमें से ही जो लोग गोरखनाथ से प्रभावित होकर के गोरखनाथ के मार्ग का अनुकरण करने लग जाते हैं, वो सब नाथ पंथ के कवि हो जाते हैं। तो सिद्धों का साहित्य और नाथों का साहित्य, जैनियों का साहित्य इस प्रकार से हमारे आदिकालीन साहित्य का प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि गोरखनाथ के भी समग्र साहित्य को लेकर प्रामाणिकता पर संदेह है। उनके कुछ पदों को लेकर जैसे माना जाता है कि ये उनका पद है, परंतु कुछ पदों के लिए माना जाता है कि उनका नहीं है। तो प्रामाणिकता को लेकर जैसे कि 84 सिद्धों में से भी 26 को ही प्रामाणिक माना गया है, उनके दोहे और पदों में से भी 50 पदों को ही प्रामाणिक माना गया है। तो इसी प्रकार से गोरखनाथ का जो साहित्य है उसमें से भी संपूर्ण साहित्य को प्रामाणिकता अभी तक तो प्राप्त नहीं हुई है, उनमें से कुछ अभी भी संदेहास्पद हैं। परंतु हमारे आदिकालीन साहित्य का जो विषय है वो जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य से सिर्फ और सिर्फ जब हम वीर गाथा काल की बात करते हैं और सिर्फ हम रासो ग्रंथ की बात करके यदि हम बात को रोक देते हैं तो हमारा आदिकालीन साहित्य का विषय पूर्ण नहीं होता। तो हमने थोड़ा सा जैन साहित्य के बारे में जाना, थोड़ा सा सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के बारे में जाना। तो नाथ साहित्य मुख्य रूप से सदाचरण पर बल देता है और मुख्य रूप से यह समाज के हित पर बल देता है। यानी हमने देखा कि नाथ सिद्ध मार्ग जिस प्रकार से भोग की अतिशयता पर पहुंच गया था, तो उस अतिशयता पर विराम लगाते हुए गोरखनाथ नाथ पंथ का उदय करते हैं और वहाँ से एक सदाचरण युक्त पंथ का शुभारंभ करते हैं। और उनका जो साहित्य है वह नाथ साहित्य के अंतर्गत आता है, परंतु उसमें भी समग्र साहित्य को प्रामाणिकता प्राप्त नहीं हुई है। तो वीर गाथा साहित्य के अतिरिक्त जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और आगे चलकर फिर हमें मिलता है लौकिक साहित्य। अब यह जो लौकिक साहित्य है जिसके बिना हिंदी साहित्य का आदिकाल पूरा नहीं हो सकता, इसमें जो प्रमुख रूप से जिनको हम गिनते हैं, जिनकी गणना करते हैं, उसमें अद्दहमाण का संदेश रासक और कल्लोल कवि का ढोला मारूरा दुहा और विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। तो अद्दहमाण का जो संदेश रासक है वो मुख्य रूप से एक विरह काव्य है और समाज से, लोक से वह जुड़ता है, क्योंकि उस युग में जहाँ राजा ही विषय है, साहित्य का प्रमुखता से विषय जहाँ पर राजा है, वहाँ पर एक स्त्री के जो विरह की गाथा है वह अपने प्रदेश में रहने वाले पति को संदेश भेजना चाहती है और एक पथिक को रोककर जो वह संदेश देती है वही संपूर्ण संदेश पद्य में बंधकर संपूर्ण पुस्तक में आया है, संदेश रासक में, जिसकी भाषा अपभ्रंश है और राजस्थानी युक्त अपभ्रंश है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि जो अपभ्रंश भाषा है उस पर क्षेत्रीयता का पर्याप्त प्रभाव है। और इसी कारण से बहुत बार छात्र सवाल करते हैं कि अपभ्रंश की जो भाषा है वो हमें समझने में दिक्कत होती है या फिर उसमें हमें बहुरूपता मिलती है। तो अपभ्रंश भाषा पर क्षेत्रीयता का इसीलिए प्रभाव है क्योंकि उस समय जब हमारी आधुनिक भाषा अपने पूर्ण रूप में नहीं आ पाई थी तो उस पर क्षेत्रीयता का बहुत प्रभाव है। और जैसे राजस्थान के कवि हैं, कवि अद्दहमाण, तो वह जो अपभ्रंश है उसमें राजस्थान की क्षेत्रीयता प्रमुखता से है और उस पूरे पुस्तक में, संदेश रासक में श्रृंगार का चित्रण है, परंतु यह श्रृंगार वीर गाथा में चित्रित श्रृंगार से इस रूप में भिन्न है
कि यहाँ एक आम स्त्री का विरह चित्रित किया गया है। इसी प्रकार जो विद्यापति की पदावली है वह भी श्रृंगार काव्य का प्रमुख साहित्य है, जिसमें राधा और कृष्ण को माध्यम बना करके राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मा, अब हम फिर देख रहे हैं कि ये लोक साहित्य की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी राजा का प्रसंग आ रहा है, रानी का प्रसंग आ रहा है, परंतु यह राजा शिव सिंह और लक्ष्मा के बहाने जो साहित्य लिखा गया है वह आम समाज के जो आम लोग हैं वह भी अपने साथ उसको जुड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि यहाँ जो संयोग और वियोग के वर्णन हैं वो बहुत ही आम जनों के जीवन से जुड़ता हुआ चित्रण है। इसीलिए यह जो विद्यापति की पदावली है, यद्यपि राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मा को चिन्हित करते हुए लिखा गया है, उसमें राधा और माधव शब्द का प्रयोग है, और जिसके कारण बहुत बार छात्रों को यह संशय पैदा होता है कि कहीं यह भक्ति काव्य तो नहीं है, और अनेक विद्वानों ने इसको भक्ति काव्य साबित करने का प्रयास भी किया है, परंतु सच्चाई यही है कि यह श्रृंगारी काव्य है और विशुद्ध श्रृंगारी काव्य है। इसमें कहीं भी भक्ति काव्य को तलाश नहीं किया जाना चाहिए। और राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मा का नाम भी बहुत बार आया है, राधा और माधव का नाम बहुत बार आया है, परंतु इसमें जो चित्रित साहित्य है वह लोक साहित्य का ही प्रमुख अंग हम मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ जिस प्रकार से चित्रण किया गया, यदि हम उनके किसी एक पद को देखें या दूसरे पद को देखें, जैसे कि माधव हमर रटल दुर्देश, या फिर चानन भेल बिसमसर रे, या अनुखन माधव माधव रटत, तो ये जितने पद हैं वहाँ पर जो माधव है या वहाँ पर जो राधा है वो एक आम स्त्री है। जैसी स्त्री संदेश रासक में चित्रित की गई है बिल्कुल वैसी ही स्त्री हमें विद्यापति की पदावली में भी दिखाई देता है। पर संदेश रासक और पदावली में यह मुख्य रूप से अंतर है कि संदेश रासक पूर्णतः विरह का काव्य है, उसमें कहीं भी संयोग का चित्रण नहीं हुआ है, क्योंकि पूरी कविता ही संदेश है, वह एक पथिक के माध्यम से संदेश भेज रही है, और इसीलिए पूरे काव्य में, पूरे पुस्तक में विरह का ही चित्रण है। परंतु विद्यापति पदावली में विरह और संयोग, यानी हमें दोनों ही संयोग श्रृंगार और विप्रलंभ श्रृंगार दोनों ही रूपों का चित्रण हमें उसमें प्राप्त होता है। इसी तरह से जो अमीर खुसरो का हमें लोक साहित्य प्राप्त होता है, तो जब हम आदिकालीन साहित्य में लौकिकता की बात करते हैं तो अमीर खुसरो का साहित्य वहाँ पर प्रमुख है, क्योंकि वहाँ हमारे समाज में गाए जाने वाले गीत प्रमुखता से चित्रित हुए हैं, और उन गीतों को खुसरो ने एक नई पहचान दी है अपने साहित्य के माध्यम से, जिसमें हम आज के वर्तमान को भी ढूंढ सकते हैं। यानी वहाँ पर इस तरह के प्रसंग आए हैं जहाँ प्रश्न किया गया है कि जो पुत्रियाँ हैं उन्हें पुत्रों के समान दर्जा प्राप्त नहीं है, जैसे कि उसमें प्रसंग आता है कि भैया को दीन है महले दो महले, हमका दीन्हा परदेस रे बाबू लखिया मोरे। तो इस तरह से जो लोक साहित्य है, और लोक साहित्य की यह विशेषता है कि स्त्रियों द्वारा रचा गया है, स्त्रियों द्वारा सहेजा गया है, और अमीर खुसरो ने उसको अपने साहित्य के माध्यम से एक नई पहचान दी। इसी प्रकार से अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं वह भी आदिकालीन साहित्य की एक रास्ता को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि आदिकालीन साहित्य खास करके छात्रों की दृष्टि से देखें तो वीर गाथा काल पढ़ना उन्हें बहुत रुचिकर नहीं होता, और इसी तरह से जैन साहित्य या सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य भी उन्हें बहुत रुचिकर नहीं लगता है, चूँकि पाठ्यक्रम में है तो उनको पढ़ना पड़ता है। उस दृष्टि से अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ उस एक रास्ता को तोड़ती है, उनका जो लोकगीत है वो भी उस एक रास्ता को तोड़ने में सक्षम है। भाषा का वहाँ हमें एक नवीन रूप प्राप्त होता है, क्योंकि मैं लगातार ये बता रही हूँ कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग, सिद्ध साहित्य में भी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग, जैन साहित्य में भी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग, नाथ साहित्य में भी। तो खड़ी बोली का रूप हमें आकर के यहाँ पर खुसरो के यहाँ दिखाई देने लगता है। जब खुसरो पहेलियाँ लिखते हैं तो वो तो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि खड़ी बोली है, जैसे कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा घरा, चारों ओर थाल यह फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह पूरी तरह से खड़ी बोली का प्रयोग है। तो पहेलियाँ और उनकी जो मुकरियाँ हैं, यह आवे तो शादी होवे, मीठे लागे इसके बोल, क्यों सखी साजन
ना सखी ढोल। तो मुकरियाँ भी एक ऐसी विधा है जो आदिकालीन साहित्य की एक रस्ता को तोड़ने में सक्षम है। आदिकालीन साहित्य में जो एक नीरसता का बार बार प्रयोग किया जाता है कि आदिकालीन साहित्य जो है वो थोड़ा नीरस है, क्योंकि जो भक्तिकालीन साहित्य है वो सरस है, उसको पढ़ना रुचिकर लगता है। परंतु आदिकालीन साहित्य में यदि हम अद्धमान के साहित्य को देखते हैं, कल्लोल कवि के ढोला मारूरा दोहा को देखते हैं, विद्यापति की पदावली को देखते हैं, अमीर खुसरो के लोकगीत, पहेलियाँ, मुकरियाँ इत्यादि को देखते हैं, और भक्ति काल में जो हमें एक जायसी के यहाँ जाकर के जो प्रेमाख्यानक रूप मिलता है, उसका कहीं न कहीं हमें आरंभ अमीर खुसरो के यहाँ भी दिखाई देने लगता है। जैसे कि छाप तिलक तजदीनी जैसी जो उनकी कविताएं हैं, उसमें बहुत हद तक उस प्रेमाख्यानक काव्य की जड़ें हम ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से आदिकालीन साहित्य का जो विविध रूप है उसका एक संक्षिप्त परिचय इस रूप में हम प्राप्त कर पाते हैं। और आदिकालीन जो प्रवृत्तियां हैं उसमें अधिकतर हमें वीर गाथा काल की ही प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, परंतु हम उस प्रवृत्तियों को थोड़ा सा विस्तृत रूप दे सकते हैं और उसमें हम इन सब का समावेश कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास लौकिक साहित्य जुड़ता है तब हमारे आदिकालीन साहित्य का स्वरूप थोड़ा सा रुचिकर हो जाता है। जब हमें संदेश रासक प्राप्त होता है, विद्यापति की पदावली प्राप्त होती है, अमीर खुसरो की हमें कव्वाली प्राप्त होती है, लोकगीत प्राप्त होता है, पहेलियाँ प्राप्त होती हैं और मुकरियाँ प्राप्त होती हैं। तो आज के विषय के अनुरूप लगभग हमारी बातचीत पूरी हो चुकी है, और कल की जो कक्षा होगी उसमें मैं भक्ति काल आरंभ करूँगी, और भक्ति काल का काल विभाजन से लेकर के भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल का जो भक्ति काल की शाखाएं इत्यादि समस्त बिंदुओं पर मैं प्रयास करूँगी कि बात कर सकूँ और अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। आप लोग भी अपनी सहमति असहमति मुझे दे सकते हैं। आप लोगों की टिप्पणियों का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आदिकाल को जिस तरह से देख रही हूँ आप लोग उससे भिन्न तरह से जान सकते हैं, देख सकते हैं, और मुझे आप लोग मदद कर सकते हैं जानने और समझने में। तो ये एक दो तरफा संवाद होता है। जब भी हम किसी विषय को जानते, समझते, पढ़ते हैं, तो छात्रों के लिए हमेशा मैं ये मार्ग खुला रखती हूँ कि जो मैं देख रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ, यदि उससे इतर आप कुछ देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो स्वागत है। रीतिका देख रही हैं, और मुझे याद आ रहा है कि रीतिका को मैंने अमीर खुसरो पढ़ाया था, अमीर खुसरो की कव्वाली पढ़ाई थी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, लोकगीत सब पढ़ाया था इस बैच को। और रीतिका को याद है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, पर मुझे वो समय याद आ रहा है जब मैं आप लोगों को आदिकाल पढ़ाती थी और खुसरो का साहित्य भी पढ़ाया था आप लोगों को। तो ये जो सीखने सिखाने का क्रम है ये निरंतर मैं चाहती हूँ कि जारी रहे और लगातार हमारा अध्ययन जारी रहे, क्योंकि यह एक विशाल समुद्र है, जितना जाना जाए उतना ही कम है। पर उसी दिशा में ये एक छोटा सा प्रयास है, और आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो ये प्रयास आगे चलेगा। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं रीतिका है, गंगेश गुंजन काका जी है, प्रणाम करती हूँ काका जी। उद्धव कृष्णा हैं, खुश रहिए उद्धव जी। प्रबोध गोविल सर हैं, प्रणाम सर। दिनेश चौरसिया भाई हैं, खुश रहिए दिनेश। मिलीश हैं, मेरी पुरानी साथी वनस्थली विद्यापीठ की, स्वागत है मिलीश। विष्णु पांड्या सर हैं, सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कंचन झा हैं, प्रणाम करती हूँ कंचन झा। विष्णु पांड्या सर हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। नीलिमा चौहान हैं, हमारी बहुत ही पसंदीदा कवित्री हैं और कलीग हैं, साथी हैं। मैं बहुत स्वागत करती हूँ नीलिमा जी आपकी, और आपकी टिप्पणियों का मुझे इंतज़ार रहेगा। पंडित दयानंद झा हैं, सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। निकी रंजन हैं, स्वागत है निकी रंजन जी। बीभा रानी दीदी है, दीदी बहुत बहुत प्रणाम, और आपसे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, आपसे बहुत सीखती हूँ। मान्यता है मेरी छोटी बहन, खुश रहो मान्यता। आरुषि मौर्य है मेरी छात्रा, खुश रहिए आरुषि। अम्बे मिश्रा है मेरी सखी, नमस्ते अम्बे। चरिता श्री हैं मेरी स्टूडेंट, खुश रहिए चरिता। इंद्रदेव प्रसाद भाई जी हैं, भाई जी नमस्ते। श्वेता सिंह हैं मेरी पुरानी सखी।
कैसी हो श्वेता? सांत्वना मिश्रा मेरी छोटी बहन, खुश रहिए सांत्वना। अर्चना झा हैं, स्वागत है अर्चना जी। चंद्रकांता किंडा मैम हैं, मेरी पुरानी कलीग हैं, मेरी सीनियर हैं और मैं मैम का बहुत आदर करती हूँ। मैम आपकी टिप्पणियों का मुझे इंतज़ार रहेगा और आपसे जो मुझे निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहा है मैं सदैव उसका स्वागत करती हूँ। आपसे हमेशा सीखने को मिलता है और आप अपनी प्रतिक्रिया देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धर्मेंद्र पाठक सर हैं, नमस्ते करती हूँ सर। संदीप सांडिली जी हैं, नमस्ते करती हूँ। अंजय चौधरी जी हैं, नमस्ते करती हूँ। जनार्दन मिश्रा सर, प्रणाम करती हूँ। सुमित हैं मेरे स्टूडेंट। सुमित, आप लगातार पढ़ रहे हैं मुझे पता है और आपकी हमेशा टिप्पणियाँ आती रहती हैं, आपके प्रश्न आते रहते हैं और आपके प्रश्नों का बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता झा हैं, नमस्ते करती हूँ बहन। लक्ष्मी जोशी हैं, नमस्ते लक्ष्मी जी। गौतम कुमार हैं, मेरे भाई हैं, मैं बहुत स्वागत करती हूँ गौतम का। और प्रेमचंद हैं, मैं प्रेमचंद को भी बहुत स्वागत करती हूँ। चंद्रभानु प्रसाद सिंह हमारे यूनिवर्सिटी के पीजी हेड हैं सर, बहुत अच्छा लगता है, प्रणाम करती हूँ आपको। और आप जिस तरह से प्रोत्साहित करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ पढ़ना है। गुड्डू कुमार चौरसिया भाई हैं, नमस्ते करती हूँ। शंकर मधुपांस भैया हैं, भैया मैं प्रणाम करती हूँ आपको। आरती हैं मेरी छोटी बहन, खुश रहिए आरती। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। शिव शंकर श्रीनिवास, बहुत बड़े कथाकार, मैं सर का बहुत आदर करती हूँ सर, प्रणाम करती हूँ आपको। और सर आप कृपया अपनी टिप्पणियाँ दें, अपने जो भी आपकी सलाह है, मशवरा है, अध्ययन है, उसका मुझे लाभ दें। प्रियरंजन झा हैं, मैं नमस्ते करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हिमानी पराशर हैं मेरी प्यारी छात्रा, और हिमानी आप लोगों को भी आदिकाल पढ़ाया हुआ है और आप और रितिका एक ही बैच में थी जहाँ तक मेरी याददाश्त है। तो आप लोगों को मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था और खुसरो का काव्य भी पढ़ाया था। तो आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये कोशिश करती हूँ कि लगातार अध्ययन मेरा चलता रहे, लगातार मैं सीखती रहूँ और ये दो तरफा संवाद लगातार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रणाम।